नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी, और ये चर्चा हम करने वाले अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। आज सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का जो विजन डॉक्यूमेंट आया है, क्या कुछ उसमें खास है। बहुत सारी बातें खास हैं, उसको हम आपको बताएंगे और साथ ही प्रचार के रंग को भी देखने की कोशिश करेंगे। और आज की जो खास चर्चा होगी वो खास चर्चा ये कि शीश महल वाला जो आरोप है अरविंद केजरीवाल पर, उस पर जवाब देने के बजाय एलजी पर हमला कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, और बीजेपी अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर चुकी है। इस पर करेंगे खास चर्चा। साथ ही आज बात होगी कि जब एफआईआर हो गया ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर, तब भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों जारी है कुछ खिलाड़ियों के द्वारा, क्या है मकसद इसका। साथ ही बात करेंगे कि एक बड़ा फैसला लिया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, कि आज जैसे गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है तो सभी राज्य उसको मनाएंगे आगे से एक दूसरे के स्थापना दिवस को। और साथ ही बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से चल रहे 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला क्यों लिया है। इन सब पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट प्रजाध्वनि। बीज खरीद के लिए किसानों को 10,000 की मदद, किसानों के लिए एग्रो फंड बनाने, शहरी गरीबों के लिए 5 लाख और ग्रामीण गरीबों के लिए 10 लाख घर सहित कई बड़े वादे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना भी शामिल। केंद्र सरकार ने 14 पाकिस्तानी मैसेंजर ऐप को किया बैन। बताया जा रहा है कि आतंकी इन मोबाइल मैसेंजर ऐप का पाकिस्तान से संदेश प्राप्त करने और उसे प्रचारित करने के लिए करते थे इस्तेमाल। खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद इन मैसेंजर ऐप को किया गया प्रतिबंधित। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना। पार्टी का केजरीवाल पर आधिकारिक आवास की मरम्मत पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का आरोप। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी जारी। अब तक करीब 2,500 लोग पहुंचे स्वदेश। सुरक्षित वतन वापसी के लिए सरकार के प्रति आभार किया व्यक्त। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर अपने समकक्ष मारिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ कर रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच व्यापक रक्षा संबंधों पर हो रहा है विचार विमर्श। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के पहले एजेंडे की, और पहला एजेंडा कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रजाध्वनि नाम से अपना विजन डॉक्यूमेंट यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह जारी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा समेत कई नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। और बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट की खास बात बताते हैं आपको। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रमुख रूप से वादा किया गया है कर्नाटक में। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा जैसे विषयों को लेकर कई कार्यक्रमों की घोषणा इसमें की गई है। विजन डॉक्यूमेंट में राज्य के किसानों और शहरी तथा ग्रामीण गरीबों के लिए कई कल्याण कार्यक्रमों के वायदे किए गए हैं बीजेपी के द्वारा। राज्य के किसानों को बीज खरीद के लिए 10,000 रुपए की मदद और साथ ही किसानों के लिए एग्रो फंड बनाने का वायदा किया गया है। बीजेपी ने कर्नाटक के शहरी गरीबों के लिए 5 लाख और ग्रामीण गरीबों के लिए 10 लाख घर बनाने का वादा किया है, और भी कई वायदे हैं। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए इस बीच सभी पार्टियों और नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सत्ताधारी बीजेपी की पहले बात कर लेते हैं। पीएम मोदी के 2 दिन के प्रचार के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं का प्रचार जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज तुमकुरू और शिवमोगा में रोड शो का कार्यक्रम है।
वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तुमकुरू के कोराटागेरे में रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग उमड़े, भीड़ उमड़ी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आप के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई नेता कर रहे हैं चुनावी कार्यक्रम। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं द्वारा अपशब्दों के इस्तेमाल का मुद्दा भी चर्चा में है इस प्रचार के दौरान। तो सवाल उठता है, क्या कांग्रेस ने गुजरात चुनाव समेत कई मौकों पर अपशब्दों के इस्तेमाल से हुए नुकसान से कोई सबक नहीं ली? क्योंकि पीछे का तजुर्बा तो यही है। तो बीजेपी ने जब विजन डॉक्यूमेंट जारी किया तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि घोषणा पत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा काफी मेहनत और दृढ़ता से सुझाव प्राप्त किए गए हैं। This manifesto has not been formulated, drafted, or the content has not been created in any air-conditioned room. A due exercise has been done, and after a great amount of toil and perseverance by our workers who visited every nook and corner of the state, got the suggestions and connected to the thousands of hundred households that this content has been created, which is in the form of this manifesto. तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे थे और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र कर्नाटक से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इस खबर पर जानकारी और ज्यादा देने के लिए शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या है हाइलाइट्स? यूनिफॉर्म सिविल कोड, किसानों के लिए कार्यक्रम और गरीबों के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम की घोषणा, मुख्य तौर पर क्या क्या कुछ खास इस विजन डॉक्यूमेंट में इस बार? देखिए, हम बीजेपी के हाल के अगर इससे पहले के घोषणा पत्र देखें जो चुनाव वाले राज्यों में जारी किए गए थे विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर, उसमें हमने देखा है कि समान नागरिक संहिता को रखा जा रहा है और उत्तराखंड में भी ये वादा किया गया था और हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में भी ये वादा किया गया है। तो बीजेपी जिन मुद्दों पर बहुत मुखर होकर बात करती रही है और जिन विचारधारा को लेकर दरअसल जनता के सामने जाती रही है, उसकी एक छाप हम देख रहे हैं इस विजन डॉक्यूमेंट में, घोषणा पत्र में दिखाई देती है। और दूसरी बात यह है कि आर्थिक विकास को किस तरह से तेजी से आगे ले जाना है और उसके लिए पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट और साथ ही साथ वंचित वर्ग या कमजोर वर्गों को सहारा देने की बात हो, चाहे जो मुफ्त अनाज योजना है उसमें मोटा अनाज देने की बात हो, या फिर हम देखें कि अनुसूचित जाति के महिलाओं को एक एफडी करने की बात हो, या मेधावी छात्राओं के लिए जो पहल की गई है, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बहुत बड़ी एक दृष्टिकोण सामने रखा गया कि कैसे राज्य के एक जो जैसे कि हम देखते हैं कि एनसीआर है, उसी तरह से यहाँ पर बेंगलुरु में राज्य के राजधानी के आसपास का क्षेत्र डेवलप किया जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि दरअसल एक बृहद दृष्टिकोण के तहत जनता से राय लेकर एक व्यापक विचार विमर्श के बाद इस दृष्टि पत्र को तैयार किया गया है, जिसमें जो उपलब्धियां रही हैं बीते वर्षों में सरकार की, बीजेपी सरकार की, उसको भी रेखांकित किया गया और कैसे आगे विकास को ले जाना है, कर्नाटक को कैसे सबसे विकसित राज्य बनाना है, कैसे कर्नाटक में तमाम विकास कार्यों को आगे ले जाना है, उसका जिक्र किया गया। शैलेंद्र, इस बीच में धुआंधार प्रचार जारी है कर्नाटक में और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में उसका भी परोक्ष रूप से जिक्र किया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या कांग्रेस अपने पिछले तजुर्बों से नहीं सीखती? गुजरात विधानसभा चुनाव में भी इस तरह का बयान दिया गया था और यह बैकफायर करता है कांग्रेस को, फिर भी कांग्रेस सबक लेने को तैयार नहीं। देखिए, बीजेपी को यह लगता है कि कांग्रेस के नेता और खासतौर पर शीर्ष स्तर के नेता जब इस तरह के बयान देते हैं तब उससे कांग्रेस में नीचे स्तर तक एक ये संदेश जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक बयान कांग्रेस के शीर्ष स्तर के नेता भी दे रहे हैं। तो ऐसे में कई राज्य और जिला स्तर के नेता भी उस तरह के बयान देते हैं। उन्हें लगता है कि वो पार्टी के आला कमान के उस नजरों में आ सकते हैं या फिर एक दौड़ सी दिखाई देती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीदर में कहा कि अब तक 91 बार उन्हें गाली दी जा चुकी है और वो जनता इसका जवाब देगी और समझती है और वो एक तरह से देश के विकास के लिए, कर्नाटक के विकास के लिए काम करते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी थी। अब हम देख रहे हैं कि उनके बेटे की तरफ से भी आपत्तिजनक बयान की खबर आ रही है। तो कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयानों का सिलसिला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव दर चुनाव, हम लोकसभा चुनाव में उसे देखे, हम गुजरात चुनाव में खासतौर पर उसे देखते रहे हैं और अब कर्नाटक चुनाव में भी ये एक तरह से दिखाई दे रहा है। तो क्या इसका कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनकी रैलियों में, रोड शो में इतनी भीड़ इकट्ठा होती है और वो कर्नाटक के विकास के लिए, देश के विकास के लिए काम करते हैं और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है आपत्तिजनक बयानों, आपत्तिजनक भाषा के जरिए। शैलेंद्र, आज कई रैलियां हैं, अमित शाह, हेमंता बिस्वा शर्मा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भगवंत मान। हेमंता बिस्वा शर्मा की रोड शो में बड़ी जबरदस्त भीड़ उमड़ने की खबर है। जी देखिए, हम जानते हैं कि धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है और बीजेपी शासित के राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कर्नाटक दौरे पर आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा लग रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा के दौरे लग रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के रोड शो हमने देखे बेंगलुरु में, मैसूरू में, फिर वो कर्नाटक के दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर हैं ही। गृह मंत्री अमित शाह का अब से थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले हमने देखा तुमकुर में रोड शो हुआ। मुख्यमंत्रियों के रोड शो हो रहे हैं बीजेपी शासित राज्यों के। तो ये दरअसल ये दिखाता है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, अपने सभी प्रमुख स्टार प्रचारकों के साथ धुआंधार प्रचार कर रही है। वहीं हम कांग्रेस की तरफ से देखते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से आते हैं और हम राहुल गांधी और तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको हम देख रहे हैं कि वो भी यहाँ पर जुटे हुए हैं, जबकि सिद्धारमैया और DK शिवकुमार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती जहां तक चुनाव प्रचार का सवाल है। लेकिन हम रोड शो में जिस तरह से उत्साह देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो हुआ बेंगलुरु और मैसूर में, और आज तुमकुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा के रोड शो में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, निश्चित तौर पर बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो प्रसन्न हो रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और बाकी पार्टियों का भी धुआंधार प्रचार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अभी आप कर्नाटक चुनाव में वहां पर मौजूद हैं ही, ग्राउंड जीरो पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब बारी आ गई है आज की खास चर्चा की, और जैसा कि हमने बताया था कि आज की खास चर्चा जो ऑपरेशन शीश महल है, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से घिर रहे हैं विलासिता की जिंदगी को लेकर, आज उसी पर हम खास चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो शीश महल वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आज ही यह धरना शुरू किया गया है बीजेपी के द्वारा, दिल्ली बीजेपी के द्वारा। अरविंद केजरीवाल पर आधिकारिक आवास की मरम्मत पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का आरोप है। भाजपा का आरोप है कि कोरोना महामारी के दौरान केजरीवाल ने अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। भ्रष्ट मंसूबों के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है और दिल्ली वालों को लूटने का प्रयास कर रही है, बीजेपी का यह सीधा आरोप है। जिस समय दिल्ली समेत पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस समय सीएम अपना शीश महल बनवाने में जुटे थे, बीजेपी ने आरोप लगाया। उपराज्यपाल ने मामले पर हस्तक्षेप किया है और मुख्य सचिव को रेनोवेशन के काम से संबंधित सभी रिकॉर्ड्स को जब्त करके सुरक्षित रखने का निर्देश दे दिया है। केजरीवाल सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल पर इसके लिए हमला बोला है और कहा है कि एलजी के पास इस तरह की कार्रवाई करने का पावर ही नहीं है। मामले पर संतोषजनक जवाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार के मंत्री उपराज्यपाल पर हमला क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूरे मामले पर क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। 45 करोड़ रुपया उन्होंने अपने घर के ऊपर खर्च किया है, जनता की गाड़ी कमाई का।
जो हम टैक्स के रूप में डेवलपमेंट के लिए दिल्ली के इनको देते हैं सरकार को, उसको जो है इतने महंगे महंगे पर्दे, इतने महंगे महंगे टॉयलेट, इतने महंगे महंगे फर्श और इतने महंगे महंगी दीवारें, इन सब के ऊपर खर्च किया है। जवाब तो इसका देना पड़ेगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अब इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, तो मुझे लगता है कि सब कुछ अब स्पष्ट रूप से देश के सामने आ जाएगा। तो ये मामला जिस तरह से तूल पकड़ता जा रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर आम आदमी पार्टी जवाब देने के बजाय दूसरे उदाहरण दे रही है कि उस मुख्यमंत्री का इतने का है, उसका इतने का है, ये तमाम बातें कर रही है और साथ ही एलजी पर हमला भी कर रही है आम आदमी पार्टी। इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं अनुज यादव, हमारे संवाददाता, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में विनीत गोयनका, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विनीत जी। साथ में डॉक्टर पीयूष जोशी जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बात रखेंगे, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार बंसल जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, आपका भी, पीयूष जी आपका भी। मैं पहले अनुज से शुरुआत करता हूं और रिपोर्ट लेता हूं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो आज अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रही है, अनुज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई है आम आदमी पार्टी के ऊपर, इस पूरे मुद्दे पर क्या चल रहा है और क्या जो प्रदर्शन है वो नियंत्रित है, वो शांतिपूर्ण है, और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, कब तक प्रदर्शन करेंगे, जब तक का इस्तीफा ना हो जाए तब तक? देखिए लालचंद्र, इस प्रदर्शन में दिल्ली के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। चाहे हम रामवीर सिंह विदुड़ी की बात करें, विजय गोयल हैं, हर्षवर्धन हैं, ये वो नेता हैं जो दिल्ली की राजनीति कई दशकों से करते रहे हैं। इन्होंने जो विशाल प्रदर्शन आज से शुरू किया है, इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को कम से कम इस पे जवाब तो देना चाहिए। वो दिल्ली की जनता से हर राय लेकर फैसला करते थे। अगर आज दिल्ली की जनता उनके उस आलीशान मकान को देखना चाहती है जिसमें 45 करोड़ का खर्चा आया है, तो उसको जनता के लिए खोल देना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आरोप वो लगा रहे हैं, उनका कहना है कि ये सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा का जो खर्चा होता है, उसके लिए उपराज्यपाल से परमिशन लेनी होती है, उनको फाइल भेजनी होती है। तो आखिर जब 45 करोड़ का ये खर्चा हुआ, तो दिल्ली के उपराज्यपाल को फाइल क्यों नहीं भेजी गई और ये कई किस्तों में काम क्यों हुआ? क्योंकि सारे जितने भी बजट बने अलग अलग, वो 10 करोड़ से नीचे के रहे। यानी कि 9,99,000 रुपए के इस तरह के बजट बनाए गए। इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। तो उनका यही कहना है कि किसी भी रिनोवेशन के लिए, किसी भी इमारत के रिनोवेशन के लिए एक टेंडर होता है, टेंडर की प्रक्रिया होती है। तो फिर इस तरीके से ये रास्ता क्यों चुना गया? ठीक, आरोप अगर सही है तो सावधानियां तो पूरी बरती गई, लेकिन आजकल वो जमाना ऐसा है कि चीजें छुपती नहीं है ना। चलिए ठीक है, मैं बीजेपी के जो आरोप हैं उस पर जरूर बीजेपी के पास जाऊंगा। प्रवक्ता मुस्कुरा भी रहे हैं, विनीत गोयनका जी, उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले पीयूष जोशी के पास ही चलता हूं। पीयूष जी, 2 चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुझे लगता है 10-12 साल हुए हैं अभी, जब वो इन चीजों का जिक्र करते थे, मैं ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा, आम आदमी को ना सुरक्षा की जरूरत है, ना 4-5 कमरे से ज्यादा की जरूरत है। और साथ ही वो कहते थे, बड़ा फेमस था वो, कि आरोप लगे हुए तो जांच क्यों नहीं करा लेते? कहते हैं जांच भी नहीं कराएंगे जी, भ्रष्टाचार भी करेंगे, जांच भी नहीं कराएंगे जी। ये इतनी, सिर्फ 10 साल में इतना बड़ा बदलाव इसके पहले आपने कभी देखा है पीयूष जोशी जी? देखिए लालचंद्र जी, जो बात कर रहे हैं, जिस तथाकथित ऑपरेशन शीश महल, जो नाम तो बड़ा फैंसी दिया है, तो जिस चैनल ने ये न्यूज ब्रेक करी थी, उसी के एक प्रतिष्ठित एंकर है, उनके शो पर भी मैं था, वहां पे भी वही जवाब दिया था जो आपको जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए, पहले दिन, जैसे मैं, आप जानते हैं मैं पेशे से चिकित्सक हूं, मैं पहले दिन जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी और आज जब मुझे कई वर्षों का अनुभव हो गया है जी, तो मैं मैच्योर होता हूं। मुझे समझ में आता है कि भाई मुझे, क्योंकि काम भी ज्यादा बढ़ जाता है, मुझे पता होता है कि मुझे रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे। तो रही बात कि भाई 10 साल में कितना परिवर्तन आता है, तो वर्क एक्सपीरियंस के साथ में सब में परिवर्तन आता है, आना भी चाहिए। जो समय के साथ में इवॉल्व नहीं होता है वो व्यक्ति
हाशिए पर चला जाता है। अब रही बात टेक्निकल बातों की, जो आपने शुरू में करी थी कि इतने करोड़ का ये बनाया है, उतने करोड़ का वो बनाया है। देखिए, पीडब्ल्यूडी एक सरकारी विभाग है। ये जो इमारत है वो एक सरकारी इमारत है। ये अरविंद केजरीवाल जी की निजी रजिस्ट्री की संपत्ति नहीं है, ये सरकारी संपत्ति है। और यदि 2 साल बाद जब चुनाव होंगे 2025 में, यदि केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री बनता है तो वो उसका आवास में सरकारी आवास में परिवर्तित यहाँ हो पर जाएगा। मुझे एक काउंटर करने दें, एक मिनट के अंदर उन्होंने जो खत्म कहा करूंगा। था, उन्होंने यही कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर, पद पर रहते हुए ये सब चीजें नहीं लूंगा। मैं तो अभी तक लालचंद उस जी, आसमानी जी। रंग के वैगन आर गाड़ी को ढूंढ रहा हूं, कहीं नजर ही नहीं आ रही। जो आपने बात बोली, उस बात का जवाब मैं अब पहले ही दे चुका हूं। जो अभी मैंने शुरुआती भाग था मेरे उत्तर का, उसमें मैं दे चुका हूं आपकी इस बात का उत्तर कि भाई समय के साथ में इवोल्यूशन जरूरी है। अच्छा, और ठीक। इतना, और उसमें ये जो है घर, इसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया जाएगा। मतलब एक तरीके से एक दफ्तर भी रहेगा, रेसिडेंशियल ऑफिस भी रहेगा चीफ मिनिस्टर का। अब रही बात उसकी कि भाई आरोप है 45 करोड़ रुपए लगाने का, घोटाले का आरोप है, फलाना आरोप है, ढीमा का आरोप है। पीडब्ल्यूडी सरकारी विभाग है। सरकारी विभाग की ठीक है। हर पेमेंट की जो जानकारी है, जो ऑडिट होती है ठीक, सीएनएजी के द्वारा। चलिए, और एलजी ने- सीएनएजी ने, एक मिनट लौटता हूं। सुनिए आप मेरी बात सर। हाँ। आप, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप बस अच्छा, खत्म कर ठीक है, लेंगे, ठीक है। 30 सेकंड में खत्म हाँ, कर रहा कीजिए, कीजिए, पूरा कीजिए। सीएनएजी पीडब्ल्यूडी के हर पेमेंट को ऑडिट करता है, हर कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करता है और रिपोर्ट को वेबसाइट पे डाल देता है। ठीक। सीएनएजी ने पीडब्ल्यूडी के ऑडिट की रिपोर्ट 2023 तक की डाल दी है और कहीं से कहीं तक उसमें कोई घोटाला नहीं है। तो यदि सीएनएजी का कोई घोटाला नहीं है, कानूनी रूप से यदि ये चीज ठीक है, तो हम इस बात की बहस क्यों कर रहे हैं? ठीक हमें है, बहस ठीक करना है, चाहिए ठीक है। सत्यपाल मलिक की बयान की कि भाई कैसे हमें विमान नहीं मिला। देखिए, हमें इस बहस मामले करनी में चाहिए हिंडनबर्ग कुछ की और किसी चीज की। कुछ आपराधिक बनता है या नहीं बनता है, ये तो जांच से पता चलेगा। और नैतिक निश्चित रूप से बनता है, ये बात बिल्कुल आप भी मानेंगे। और दूसरी बात ये कि बात सिर्फ इतनी तक नहीं है कि 45 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। और अब तो बात ये भी आ रही है कि 8-8 बंगलों को मिला के बनाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 23 बंगलों को एक्वायर किया। मैं आता हूं आपके पास, आप पूरी बात रखिएगा, लेकिन पहले जरा विनीत जी के पास। विनीत जी, ये कह रहे हैं कि समय के साथ इवोल्यूशन होना तो स्वाभाविक है, मान लीजिए इस बात को, तो आप लोग क्यों नहीं मान रहे? आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को भी राम राम। आपको भी राम राम। मुझे डॉक्टर पीयूष ने जो एक शब्द इस्तेमाल किया कि समय के साथ में उनमें मैच्योरिटी आई है, हाँ। तो इसका मतलब ये कि आम आदमी पार्टी मानते कि अरविंद केजरीवाल उस समय में इमैच्योर थे जब वो ये कहते थे हाँ। कि सरकारी निवास नहीं लूंगा, सरकारी घर नहीं लूंगा। और उस समय जब वो कहते थे कि नेता जो घर लेते हैं वो गलत कर, तो इन्होंने अपने नेता को इमैच्योर कहा। मुझे उसके ऊपर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, वो शायद इमैच्योर होंगे। लेकिन आगे की बात बताता हूँ, इमैच्योर नहीं है, इट्स प्लेजेंट करप्शन। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। कब हुआ? तो ये उस समय हुआ जब कोविड से दिल्ली में लोग मर रहे थे और अरविंद केजरीवाल 2 चीज करने में मशगूल थे। एक, वो अपना घर बना रहे थे। 2, उन्होंने जो दारू की जो आबकारी नीति है वो बना रहे थे। 2 चीज। ये भी उसी समय का है। एक्सपेंशनिस्ट जो माइंडसेट है, जो उनके जो विस्तारवादी जो विचार है, इसको बारे में वो सोचा। और ये उसी समय का समय है जब अरविंद केजरीवाल, जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनको दिल्ली से बाहर ढकेल रहे थे कि हमारे पास जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है। वो उनके 15 रुपए 16 रुपए प्रतिदिन का जो खर्चा है वो निर्वाह नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने खुद के घर पे अपनी विलासिता के लिए 45 करोड़ रुपया वो खर्चा करने के लिए तैयार हो गए। तो ये तीनों बातों को आप ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोविड का समय, तब वो आबकारी नीति बनाते जिसमें उनका सैकड़ों करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है। उसी समय पे वो पूर्वांचली उन मजबूर माइग्रेंट वर्कर्स को, वो जो कामगार जो तकलीफ में था, उसको वो 10 रुपए का भोजन नहीं दे पाए, उनको बाहर निकाल दिया और अपने घर के 45 करोड़ किया। और खर्चा भी देखिए, मैं आपके सामने हिसाब रखता हूँ, उनके किचन में 1.1 करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा किया। ठीक, ऐसे कई ब्यौरा है। हाँ, यानी 5 स्टार होटल का सामान लाया कि मुझे पता नहीं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, हमारे घर पे भी जॉइंट परिवार होने से ज्यादा सामान। अब दूसरा, आप देखिए भाई साहब ने जो केवल टाइल्स के ऊपर 6.2 लाख वियतनाम से लाया गया। ठीक है, इन चीजों को हमने रिपोर्ट में देखी भी है। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं, मुझे जरा अनिल कुमार बंसल जी, वरिष्ठ पत्रकार, को शामिल करने दीजिए। अनिल जी, आपका लंबा तजुर्बा रहा है सर पत्रकारिता में। मैंने जो सवाल डॉक्टर पीयूष जोशी से पूछा था वो एक बार आपसे भी पूछता हूं और उनके बयान पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैंने पूछा था कि 10 साल में इतना बदलाव पहले आपने कभी देखा है अनिल जी? और 2 चीजों का जब मैं जिक्र कर रहा था, और जो पीयूष जी का तर्क है कि वक्त के साथ इवॉल्व होता है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? इस तरह इवॉल्व होता है? मैं ये कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल, कोई भी नेता जो कहते हैं वो नहीं करते तो उंगलियां उठती हैं। आप कहें कि हम तो अच्छा बड़ा मकान लेंगे, उसमें रहेंगे, जरूरत है उसकी,
और साधारण आदमी की तरह हम काम नहीं कर सकते, सुरक्षा भी चाहिए, ये सब बातें कहने में संकोच क्यों करते हैं? जो चाहते हैं वो कहें, करें। तो दावा हम करें, ऐसे तो गांधी बहुत सादगी से रहते थे, वो आपने देखा, वो आश्रम में रहते थे, वो वाल्मीकि बस्तियों में रहते थे, तो जीवन सादगी पूर्ण जीने की स्थिति अलग है। मुख्यमंत्री की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। अच्छा अनिल सर यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपने जैसे महात्मा गांधी का उदाहरण दिया, मैं आज की राजनीति से एक दो उदाहरण आपको दे देता हूं। मनोहर पर्रिकर किस तरह से रहे, उनकी जिंदगी किस तरह की थी जी। ममता बनर्जी की, भले वो राजनीतिक विरोधी है भारतीय जनता पार्टी की, मैं वही कह रहा था, अरविंद केजरीवाल जी, नवीन पटनायक की जिंदगी ले लीजिए, कौशाम्बी के अपने फ्लैट में ही रहूंगा, फिर ये माना गया कि भी गाजियाबाद में रहकर यूपी में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, तो आप दिल्ली में छोटा घर लेके काम कर सकते हैं और उसमें साधारण खर्च से भी काम कर सकते हैं। ये सवाल उठना लाजमी है। और फिर अगर हम सादगी का दावा करते हैं, आम आदमी का दावा करते हैं, तो हम दूसरे मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री या किसी एलजी या किसी और का उदाहरण नहीं दे सकते कि उसने भी इतना खर्च किया है। देखिए, ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। हम अच्छा होने का दावा करते हैं, दूसरे भी खराब हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। हम अच्छे होने का दावा करते हैं, हमको अच्छा आचरण करना है। अगर हम अच्छा होने का दावा करते हैं, अच्छा आचरण नहीं करते, तो उंगलियां उठेंगी, आपको सफाई देनी होगी, जवाब देना होगा जरूर। और कहीं ना कहीं आपकी जो साख है वो पर दांव पर लगती है इस तरह के आचरण से। और हो ये रहा है कि सफाई देने के बजाय एलजी पर हमला बोला जा रहा है। मैं आऊंगा इस पर। मैंने कहा अब दूसरे की चर्चा नहीं कर सकते, अपने बारे में बताएंगे कि हमने ठीक किया या गलत किया, या ये मजबूरी थी, ये करना पड़ा, हम करना नहीं चाहते थे, कुछ तो सफाई देना चाहिए यार। कम से कम डॉक्टर पीयूष जोशी जो कहते हैं कि वक्त के साथ इवॉल्व होता है, तो कम से कम उतना ही कह लें। जो बात कह रहे हैं वो अपने प्रोफेशनल संदर्भ में बात कर रहे हैं। जी। उनके डॉक्टरी के पेशे की बात अलग है, ये सार्वजनिक जीवन है। ठीक, उनका अपनी कमाई है जो खर्च करते हैं डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक पर। ये सार्वजनिक जीवन है, इसमें सरकारी खर्च हो रहा है और सरकारी मकान पर खर्च हो रहा है। अगर सरकारी मकान पर हम कम खर्च करके भी अपना सादगी के साथ रह सकते हैं, बिल्कुल धन का हम जनता लौटता हूं सर आपके पास, लौटता हूं अनिल सर। अनुज, आपसे एक अपडेट, भारतीय जनता पार्टी जो ये अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रही है, इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आकर किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी है अभी तक? देखिए, प्रदर्शन को लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया लालचंद्र नहीं है, सिवाय इसके कि जो आम आदमी पार्टी की मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी, उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई इसमें उपराज्यपाल ने की है, मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि आप जो भी अभी तक इस मामले को लेकर जो खर्चा हुआ है, जो उसके कागज हैं, उनको संभाल कर रखिए। उस पर आतिशी ने प्रतिक्रिया जरूर दी है और उसको एक तरीके से उन्होंने कहा है कि अलोकतांत्रिक है, एलजी के पास कोई पावर नहीं है इस तरह की जांच कराने की। धरना प्रदर्शन ये लगातार अभी जारी रहेगा, 7 दिन तक जारी रहेगा। ठीक है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पावर नहीं है, देखिए सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला है कि उपराज्यपाल के क्या अधिकार हैं और दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं। लेकिन डॉक्टर पीयूष जोशी, ये सवाल उठ रहा है कि भाई आप उस पर जवाब देने के बजाय, आपने कहा ठीक है समय के साथ इवॉल्व, एक तो मैं ये कहूंगा 4 नाम मैंने ले लिए और 2-4 नाम लिए जा सकते हैं, माणिक सरकार का नाम लिया जा सकता है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी रही मुख्यमंत्री के तौर पर, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, बात ये नहीं है। लेकिन बात यह है कि सादगी के साथ मुख्यमंत्री काम करते हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं, मनोहर पर्रिकर से लेकर के और त्रिपुरा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की तक। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जो कहकर आए और जो वो कर रहे हैं, उसमें तो आकाश और पाताल का अंतर है डॉक्टर पीयूष जोशी जी, और जवाब देने के बजाय एलजी पर हमला हो रहा है। देखिए लालचंद्र जी, जहां तक रही बात आकाश और पाताल में अंतर की, तो अरविंद केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, वो दे रहे हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करके और दिल्ली को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने अभी 11वीं कक्षा में 96% बच्चे फेल किए हैं। सर देखिए, 96% तो बहुत ही प्रिपोस्टरस है कि 11वीं कक्षा में 96% फेल हो जाए। मतलब ये डेटा तो कम से कम हम सही रखें सर हमारे पास में। नहीं, मैं एक रिपोर्ट के हवाले से बोल रहा हूँ सर। 96% फेलियर रेट किसको बोलते हैं सर? ठीक है ना। अब मतलब उसके बाद हम आगे बात करेंगे। उन्होंने बोला था 700 लीटर पानी, 20,000 लीटर पानी प्रति माह, 700 लीटर पानी प्रतिदिन फ्री करूंगा, वो कर रहे हैं। तो जो वो उन्होंने कहा है वो उन्होंने किया है। और जब 2020 का यमुना की सफाई का भी नाम ले लीजिए, सीसीटीवी कैमरे का नाम ले लीजिए, मेरा कूड़े के पहाड़ का नाम ले लीजिए। आप देख लीजिए सीसीटीवी जितना भी, ये यही मुद्दा अमित शाह जी ने उठाया था कि सीसीटीवी कहाँ है। अमित शाह जी के प्रचार के सारे फोटोग्राफ्स आ गए थे कि भाई देख लीजिए आप खुद कहाँ प्रचार कर रहे हैं, किसके घर में पर्चा बांट रहे हैं, ये सब सामने है कि सीसीटीवी लगे हैं, दिल्ली में लग गए हैं।
अब रही बात जो बात उन्होंने की थी कि उसके बाद में जो बात हुई यमुना सफाई की 2025 तक वो करेंगे, आपको उस पर जज करना है। पर ये बीजेपी का एक डाइवर्शनरी टैक्टिक है। सत्यपाल मलिक ने जो बहुत बड़ा भांडाफोड़ किया है उनके बयानों से ध्यान हटाने का, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है कि भाई पुलवामा के जो मार्टिर्स हुए वो इसलिए हुए क्योंकि विमान मुहैया नहीं कराया गया। अब आप बताइए, इस पर विनीत जी का जवाब बनता है, मैं ले लेता हूं जवाब। जो चैनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बड़ी बड़ी डींगे हाँक के ये निकाल के लाया है कि घर बनाया है, उसने कितने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, लेकिन ये भी बात है, देखिए पीयूष जी आपके आरोपों पर जरूर विनीत जी जवाब देंगे, लेकिन हमने ये भी देखा कि जिस चैनल ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया उसके रिपोर्टर को आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उसको उसके साथ बदसलूकी की। मैं विनीत जी से जवाब लेता हूं। विनीत जी, आप क्या डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्या ये आरोप है? लालचंद जी, एक पुरानी कहावत है और फिर मेरा मन का वक्तव्य और मैं आपको डेटा दूंगा। डॉक्टर पीयूष बड़े सज्जन व्यक्ति और पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने डेटा की बात की, मैं डेटा मेरे साथ में है, मैं आपको दूंगा। तो पहले तो एक हिंदी में कहावत है कि इधर उधर की बात न कर, बता कारवा क्यों लूटा। तो उनको बताना पड़ेगा कि 45 करोड़ रुपए का जो मल्टीपल टेंडर्स जितने जो निवेदिका थे ज्यादा क्यों निकाले, जबकि एक प्रोसेस में निकाल सकते थे, क्योंकि वो टेंडर प्रोसेस से बचना चाहते थे और उसके अंदर भ्रष्टाचार की क्लियर कट बुआ थी। क्या बात ये सच है क्या कि परिवारजनों से, दोस्तों से, मित्रों से सामान खरीदा गया बिना टेंडरिंग प्रोसेस के? सच है। दूसरी बात, स्कूल का उन्होंने विषय निकाला, तो मैं आपको डेटा देता हूँ। ये है 1 फरवरी 2019 का टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं अब नाम भी देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया 1 फरवरी। इसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो 1,55,436 बच्चों को फेल किया गया है। पीयूष जी फिर से सुनिए, कान खोल कर सुनिए, 1,55,436 बच्चों को फेल किया गया। केवल 52,582 बच्चों को रीएडमिट किया गया। 1,02,894 इन बच्चों को सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया था। परमानेंटली बीन पुश्ड टू डार्कनेस। उसमें एक स्टोरी मिंट की भी है, क्विंट की भी है कि इल्मा नाम की लड़की जो थी उसको स्कूल से निकाल दिया, इसके लिए उसके माता पिता ने उसकी जबरन शादी करा दी। मैंने दिया। दूसरा डेटा की बात आई है, लालचंद जी थोड़ा सा समझ रहे हैं। एक और डेटा आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। सन 2020-21 में अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी खजाने में से 6,77,17,833 रुपए, मैं फिर से दोहराता हूँ, 6,77,17,833 रुपए, और सन 21-22 में 20,69,00,000 रुपए, और सन 23 में, जब तक मेरे पास डेटा, अक्टूबर तक का डेटा है मेरे पास, उसमें 7.5 करोड़ रुपया। ये टोटल 34 करोड़ रुपए उन्होंने केवल अपने बचाव के लिए वकीलों को दिए हैं। यानी आप डेटा से हमला कर रहे हैं। डेटा चाहिए पीयूष जी, तो मेरे पास डेटा बड़ा भरमार है। लोग मुझे जानता है डेटा में इंडिया बोलता आते हैं। ठीक है, आपके पास पुख्ता डेटा है, आप रख रहे हैं। हमारे पास भी ये सब निश्चित रही है। डेटा देता हूँ लालचंद जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती बताता हूँ मैं। अच्छा, जरा जल्दी से रख दीजिए। दिल्ली में एक बोतल जो शराब थी वो 530 रुपए में मिलती थी। सरकार को उसके ऊपर 330 रुपया मिलता था। ठीक, भाई साहब ने कोविड के समय में जब अपने घर बना रहे थे, तो आपने नीति लाई, उस 330 रुपए को घटाकर 8 रुपए कर दिया। चलिए ठीक है, आगे भी करेंगे। पीयूष जी जरा कोविड का एक प्रश्न का उत्तर ले लीजिए कि पीएम केयर सरकारी है कि गैर सरकारी? अनिल सर से एक सारे बात छोड़िए, मुझे बताइए 45 करोड़ रुपया कर्टन में खर्चा करना, सर वो एनजीओ है कि गवर्नमेंट एंटिटी है? पीएम केयर के लोगों को बाहर निकाल। ठीक है पीएम केयर क्या है? एनजीओ है कि गवर्नमेंट? अनिल सर, जिस तरह से उपराज्यपाल जांच का आदेश दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी हमला कर रही है उल्टा उपराज्यपाल पर, इससे क्या संदेश जा रहा है आम लोगों में? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अनिल सर, आवाज आ रही है? सर खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। बोलिए अनिल सर। दिल्ली में जो स्थिति है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं, और उपराज्यपाल की हर लगभग महत्वपूर्ण फैसले के लिए पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक है और उनकी भागीदारी है। तो उपराज्यपाल पूछ सकते हैं, और पूर्णकालिक राज्यों में भी कई बार राज्यपाल मुख्यमंत्रियों से इस तरह की पूछताछ करते हैं, चिट्ठी भी लिखते हैं, जवाब भी मांगते हैं। तो पूछताछ करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हमने ये उनको आपत्ति भी है, मान लो कहते हैं कि साहब ये उनका अधिकार नहीं है या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन कर रहे हैं, तो भी हम उसका जवाब दे करके और अपनी आपत्ति दर्ज भी कर सकते हैं। हमने कोई बुरा काम, गलत काम किया नहीं है, गैर कानूनी काम किया नहीं है, तो हमको डरना नहीं चाहिए। अनिल सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपके जरिए हम आगे चल करके अगली स्टोरी में ये समझेंगे कि जब एफआईआर हो गया है तो भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों चल रहा है। इस पर हम आपके साथ जुड़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी विनीत जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुज,
आपका भी अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुद्दा अगले काफी समय तक चर्चा में रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है हमलावर है, छोड़ने वाली नहीं है, इसीलिए तो अनिश्चितकालीन धरना दे रही है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि आखिर जंतर मंतर पर धरने का जो प्रदर्शन का सिलसिला है ये एफआईआर होने के बाद भी जारी क्यों है, क्या है इसके पीछे मकसद। देखते रहिए डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर जंतर मंतर पर एफआईआर होने के बावजूद धरना प्रदर्शन क्यों जारी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर हो जाने के बावजूद कुछ खिलाड़ी अभी भी धरने पर हैं, तो इससे कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने धरने पर बैठे पहलवानों द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। राजनीति से प्रेरित कि इसके पीछे राजनीति है। इस्तीफा देना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा, ये कहना है बृजभूषण शरण सिंह का। साथ ही कहा है उन्होंने, मैं पूरी तरह से निर्दोष, मुझे सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा, मैं हर तरह की जांच का सामना करने को तैयार हूं। कई पहलवानों और खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन से अपने आप को अलग कर लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एफआईआर हो जाने के बाद भी क्यों कुछ पहलवान कर रहे हैं अभी भी प्रदर्शन, और इसके पीछे क्या मकसद है। और इस बीच में पॉलिटिकल टूरिज्म जारी है, यानी कि कई नेताओं का वहां आना जाना लगा हुआ है उस प्रदर्शन में। तो इन सब के बीच भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि मैं खिलाड़ियों से अपील करना चाहता हूं कि आपकी वजह से खेल की गतिविधि 4 महीने से ठप है। मुझे आप फांसी दे दीजिए, लेकिन खेल को मत रोकिए।
खेल की गतिविधि 4 महीने से आपने बंद करके रखा है, खेल नहीं हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन गेम को मत रोकिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। कैडेट नेशनल होने दीजिए, कोई करावे, महाराष्ट्र करावे, तमिलनाडु करावे, त्रिपुरा करावे, मत रोकिए। क्योंकि आज जो बच्चा 14 साल 9 महीने का है, यही बच्चा 3 साल बाद जो है 15 साल के ऊपर हो जाएगा। एक खेल, एक टूर्नामेंट, एक अवसर इसके हाथ से निकल जाएगा। इस बात को गंभीरता से समझे ये लोग। तो ये बृजभूषण शरण सिंह की सफाई हुई, जो अपनी सफाई में वो कह रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, हमारे साथ अनिल कुमार बंसल सर जुड़े हुए हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अनिल सर, आपके जरिए हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो कुछ खिलाड़ी हैं FIR के बाद भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी खिलाड़ी अब इसमें शामिल नहीं हैं, मकसद क्या है? क्योंकि चर्चा ये भी कही जा रही है कि कुछ खिलाड़ी अंदर अंदर ये चाहते हैं कि वो सीधे ओलंपिक में खेलें, नेशनल गेम्स खेलना ही नहीं पड़े उनको। देखिए, वो जो भी उनकी मंशा हो, लेकिन जो आपने बात उठाई, सवाल वो वैध है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि हम FIR कर रहे हैं, FIR दिल्ली पुलिस ने कर ली और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी अगले हफ्ते की डेट लगी हुई है। तो फिर इतना भरोसा होना चाहिए आपको कि जो मूल मकसद था आपका कि FIR दर्ज वो हो गई है, तो अब आपको धरना समाप्त कर देना चाहिए और दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। पहले भी आपने धरना दिया था तो कोई आपको किसी ने रोका नहीं, अब दोबारा आपने धरना दिया, कोई बात नहीं, फिर आपको लगे कि न्याय नहीं मिला, फिर आप धरना दे सकते हैं। पर जो बुनियादी फर्क है, जब पिछली बार आपने धरना दिया था तो आपने कहा था ये खेल के लिए है, ये खिलाड़ियों के लिए है, ये राजनीति के लिए नहीं है। तब आपने किसी राजनीतिक दल को उसमें शामिल नहीं होने दिया था। ठीक है, लेकिन इस बार जो आपने पॉलिटिकल टूरिज्म शब्द यूज किया, ये निश्चित रूप से इनकी जो मंशा है उस पर एक तरह का सवाल खड़ा करता है। और वो सवाल में यह भी शामिल है अनिल सर, सवाल में यह भी शामिल है, जैसे बृजभूषण शरण सिंह ने पहले कहा था कि ये जो अध्यक्ष का पद है, इस पर राजनीति हो रही है, हथियाना चाहते हैं शायद दीपेंद्र हुड्डा। और जिस तरह से प्रियंका गांधी का, रॉबर्ट वाड्रा का वहां जाना हुआ और कई नेताओं का जाना जारी, तो क्या सच में इसके पीछे कुछ राजनीतिक खेल भी है? नहीं, वही मेरा कहना है कि जो PT उषा हैं वो भी मतलब विश्व स्तरीय खिलाड़ी रही हैं, अभी राज्यसभा की सदस्य हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, वो महिला हैं, तो उन्होंने खुद अपील की थी कि अब सड़क से उठ जाइए, खेल को सड़क पे इसको मत लाइए, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। तो जब कमेटी जो बनी थी, सरकार ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद वो उस पर सरकार विचार कर रही है, कानूनी राय ले रही है, कार्रवाई कर रही है और प्राथमिकी दर्ज हो गई है, तो आपको पुलिस को जांच करने का, क्योंकि जो बेसिक राइट है FIR झूठी हो या सच्ची हो, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तो जांच करने का काम तो जांच एजेंसी का है, तो दिल्ली पुलिस को जांच करने दीजिए। उसकी जांच से आप संतुष्ट ना हो तो सरकार से आप सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, जो कानूनी चैनल है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो जाहिर है कि दिल्ली पुलिस भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेलाफाइड किस तरीके का, कोई सरकारी स्तर पर हो सकता है या कोई फेडरेशन के स्तर पर हो सकता है, पर एक संयम और एक धीरज का परिचय देना चाहिए। ये खिलाड़ी नामचीन खिलाड़ी रहे हैं, जिनसे इस तरह की अपेक्षा नहीं की जाती कि इनको सार्वजनिक रूप से इस तरह के धरने प्रदर्शन और ये सब करें। और खासतौर पर तब भी दूसरे विकल्प मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म है, समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मैं एक बात और कहूंगा कि देखिए, हमारे न्याय का लालचंद जी बेसिक सिद्धांत क्या है? हमारे न्याय का बेसिक सिद्धांत है 100 कसूरवार छूट जाएं, एक बेकसूर सजा ना पाए। ठीक, ये जो हमारा सिद्धांत है, इसमें ऐसा भी तो नहीं कर सकते ना कि मैंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया और आप पकड़े गए, आप जेल चले गए, आपकी बदनामी होती है। कल को आप निर्दोष साबित हुए, बेकसूर हुए, तो जो आपकी तौहीन हुई, आपकी बेइज्जती हुई, आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा, उसका भी न्याय व्यवस्था को ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बनाते समय कानून में संदेह के लाभ का प्रोविजन भी रखा और कहा कि 100 कसूरवार छूट जाएं पर कोई बेकसूर सजा न पाए। तो हमें धीरज रखना होगा, धैर्य रखना होगा। बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें दिखाई पड़ रही है अनिल सर, जिस तरह तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, लगता तो यही है कि ये जो कुछ खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कुछ राजनेताओं के मोहरे बनते जा रहे हैं। जी वही कहा कि जब पिछली बार आपका प्रदर्शन था, तब लोगों को एक तरह की हमदर्दी थी कि बड़े खिलाड़ी हैं, कोई मांग कर रहे हैं, सरकार ध्यान दे, और सरकार ने ध्यान दिया। अनुराग ठाकुर ने बात की और एक कमेटी बनाई। उसके बाद अब जो इस बार आपने पॉलिटिशियंस को अलाउ किया है, उससे कहीं ना कहीं राजनीति का अखाड़ा बनता है। वो कोई फेडरेशन का अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई प्रदेश की लड़ाई है, हरियाणा, राजस्थान, यूपी की, सारे मुद्दे अलग हैं।
लेकिन जब आप उसको अराजनीतिक कहते थे, गैर राजनीतिक कहते थे और खेल में राजनीति प्रवेश नहीं करने देने की बात करते थे, तो आपको उस अपनी मर्यादा, उस नियम, उस प्रतिबद्धता का पालन करना चाहिए। कई सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और इस खबर को समझाने के लिए हम सभी को। तो अनिल कुमार बंसल जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे और हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से ये जो प्रदर्शन है इसके पीछे क्या मकसद है, क्या राजनीति है। और अब बात एक और बड़ी खबर, बड़े एजेंडे की, और ये बड़ी खबर, बड़ा एजेंडा अपने आप में बहुत ही सुखद खबर है। वो ये है कि गुजरात और महाराष्ट्र का आज स्थापना दिवस है। ये इन दोनों राज्यों का स्थापना दिवस है, लेकिन दोनों राज्यों के अलावा कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस बारे में महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि अब से सभी राज्य केवल अपना ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों का भी स्थापना दिवस मनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है इस नई परंपरा की शुरुआत। तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस अब देश के सभी राजभवनों में मनाया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का हमेशा से एक भारत श्रेष्ठ भारत पर विशेष जोर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अवसरों पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीतियों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख करते ही रहते हैं। तो हमारे संवाददाता मनीष बाजपेयी हमसे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ चुके हैं। मनीष, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, हमारे दर्शकों ने जरूर आपको उसमें उस कार्यक्रम में देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये अगला पड़ाव कह सकते हैं जो आज एक नई शुरुआत की गई है, जो केंद्र सरकार ने ये नया फैसला लिया है। मनीष जी लालचंद जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, बहुत दिलचस्प अंदाज में आपने ये खबर बताई है। और दूसरी बात, दूरदर्शन परिवार की तरफ से भी गुजरात और महाराष्ट्र के निवासियों को, राज्य के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र क्यों बल्कि संपूर्ण देश की, क्योंकि हम जब बात एक भारत श्रेष्ठ भारत की करते हैं तो उसमें सिर्फ कोई नगर, कोई राज्य नहीं रह जाता बल्कि पूरा का पूरा देश उससे जुड़ जाता है। अगर आधिकारिक रूप से हम ये बताएं आपको तो 63 साल पहले 1960 में बॉम्बे राज्य को अलग करके भाषाई आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण किया गया था। और उसके बाद में ये दोनों सहोदर जो हैं वो अपने अपने प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े। बिल्कुल। लेकिन एक खास बात है लालचंद जी, वो ये कि जब हम ऐसे दिवस मनाते हैं तो इन दिवस का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसकी वजह से ये है क्योंकि इनका अतीत से भी जुड़ाव होता है, इनका आज से भी जुड़ाव होता है और इनका भविष्य से भी जुड़ाव होता है। अतीत में हमारे संबंध एक होते हैं, हम एक ही जगह के होते हैं, तो इसलिए अतीत से जुड़ाव होता है। वर्तमान में ये कि हम कितनी प्रगति कर पाए हैं, हम एक दूसरे को आंकते हैं कि दोनों लोग साथ साथ चले थे, आज कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है। और भविष्य में ये कि दोनों राज्य आपस में, सिर्फ दोनों ही क्यों बल्कि पूरे देश के जितने भी राज्य हैं वो एक दूसरे के साथ मदद करते हुए, हाथ से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस लिहाज से इस दिवस का आयोजन जो है मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसा केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने तो साफ तौर पर कहा है कि सभी राज्य और खासतौर से 30 राजभवनों में तो ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। और इन कार्यक्रम में उस राज्य में जो खासतौर से गुजराती मूल के लोग हैं या फिर महाराष्ट्र मूल के लोग हैं, उनको न केवल बुलाया जा रहा है बल्कि उनका स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। उस राज्य की पर्टिकुलर जो कह सकते हैं कि जो संस्कृति है उसको दिखाया जा रहा है, चाहे वो खान पान के माध्यम से हो, वेशभूषा के माध्यम से हो। ये तमाम आयोजन वहां पर चल रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है लालचंद जी, जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करते तो यकीन मानिए इसका भौतिक स्वरूप बहुत कम है, बल्कि इसका जो एक स्वरूप है वो भावनात्मक पक्ष इसका बहुत ज्यादा मजबूत है। और ये भावना की अगर हम बात करें तो बहुत सारे किस्से और कहानियां बयां होने लगते हैं दो राज्यों के बीच संबंधों को लेकर, उनके अतीत को लेकर। हमने देखा है कैसे अभी काशी तमिल संगमम हुआ, उसके बाद में सौराष्ट्र तमिल संगमम हो रहा है, इसके आगे आने वाले दिनों भी कई ऐसी यात्राएं प्रायोजित होने वाली हैं। तो एक लंबा पूरा का पूरा इतिहास, भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो उसकी मान्यता है, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनके संस्कार है, वो सारा कुछ एक भारत श्रेष्ठ भारत में आ जाता है। और इसीलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिहाज से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह ही ट्वीट करके दोनों ही राज्यवासियों को बहुत ही शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ एक नई स्पिरिट के साथ में आगे बढ़ने के लिए आह्वान भी किया है। लालचंद जी, मनीष, एक नई स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है, एक नया फैसला है
और एक भारत श्रेष्ठ भारत में आपने हमें कई रंग दिखाए हैं। मुझे लगता है कि अब एक ये नया रंग और जुड़ गया है जो कि आप आने वाले दिनों में हमारे दर्शकों को और हमें दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मनीष इस खबर पर। तो हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी जुड़े थे और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो एक आज बड़ा फैसला हुआ है कि राज्यों के स्थापना दिवस को बाकी राज्य भी, देश के बाकी राज्य भी उसे समारोह के रूप में मनाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो है वो एक बड़े फैसले से जुड़ी हुई है कि केंद्र सरकार ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान से चल रहे 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। ये 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप पाकिस्तान से चल रहे थे, प्रतिबंधित कर दिया है केंद्र सरकार ने। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी और आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स इन ऐप्स का इस्तेमाल करते थे और पाकिस्तान से इसके जरिए संदेश लेते थे। आतंकियों द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इन मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल हो रहा था और सूत्रों के मुताबिक ये ऐप भारतीय कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गए इन ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। और इस खबर पर सुधाकर दास हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, पहले भी इस तरह की कई कार्रवाई हुई है, लेकिन ये जो 14 ऐप्स थे, इन 14 ऐप्स का इस्तेमाल खास तौर पर जम्मू कश्मीर को अशांत करने के लिए, और वो भी पाकिस्तान से संदेश आ रहे थे। सुधाकर जी बिल्कुल लालचंद, परिस्थितियों को भी समझना पड़ेगा। बीते कुछ वर्षों में हुआ यह है कि न सिर्फ घुसपैठ पर रोक लगी है, बल्कि जो पूरा क्रैकडाउन हुआ है, कई जिले जो आतंक से बहुत ज्यादा पीड़ित प्रभावित होते थे, अब वहां से आतंक का बिल्कुल एक तरह से खात्मा हो चुका है। श्रीनगर में सिनेमा हॉल चल रहे हैं, कई अन्य जगहों पर जहां इसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो एक जो पूरा सामान्य माहौल जम्मू कश्मीर में बना है, तो उसमें किस तरह से खलल डाला जाए, कैसे आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जाए, उस मकसद के साथ ये ऐप लॉन्च किए गए थे। खुफिया एजेंसियों की काफी दिनों से इस पर नजर थी। कुछ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, यानी आप कह सकते हैं सीधा कि आतंकियों को ये साधन संसाधन मुहैया कराते हैं, चाहे हथियार की बात हो, चाहे इनके रहने की ठिकाने की व्यवस्था हो, आने जाने की व्यवस्था। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स काफी जो पकड़े गए थे, उनके जरिए पता चला था कि इन जो 14 मैसेंजर ऐप्स के जरिए जो पाकिस्तान में बैठे ISI और आतंकी संगठनों के आका हैं, संपर्क कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। उसके बाद से इस पर नजर रखने की शुरुआत हुई थी। और क्योंकि भारतीय कानूनों के तहत अगर कोई इस तरह की गतिविधियां होती हैं, तो जो प्रशासन है उसको पूछने का अधिकार है कि आप किस तरह से इस ऐप को संचालित कर रहे हैं, क्यों इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियां संचालित होने दे रहे हैं। लेकिन चूंकि ये ऐप पाकिस्तान से ही संचालित हो रहे थे, तो निश्चित तौर पर इसका कोई जवाब आना नहीं था। तो जो रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, खुफिया एजेंसियां हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उन सबके सलाह पर केंद्र की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो एक डिजिटल स्ट्राइक आप कह सकते हैं आतंक के ऊपर भारत सरकार की तरफ। बिल्कुल, और ये डिजिटल स्ट्राइक आगे भी जारी रह सकता है अगर ऐसे ऐप्स की पहचान होती है। सुधाकर बिल्कुल बिल्कुल लालचंद, और मैं कहूंगा कि देखिए, इससे पहले करीब 250 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स, वो आतंकी गतिविधियों में हालांकि नहीं लिपटे, लेकिन जरूर जो देश के कानूनों के हिसाब से नहीं चल रहे थे, उसको प्रतिबंधित किया गया था। अतीत में वो प्राइवेसी से जुड़े हुए डाटा वो चुराने में लगे हुए थे, और उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता था। और हाल ही में हमने देखा कि जो एक देश के खिलाफ माहौल बिगाड़ने के लिए, देश के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए इस तरह के कई साधन संसाधन सोशल मीडिया के जरिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों की, खुफिया एजेंसियों की अब सोशल मीडिया पर भी कह सकते हैं कि अब बहुत कड़ी नजर है। और इस तरह के जो ऐप है, जो एक कूट संदेशों के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए लोगों को उकसा रहे थे, उसके जरिए आतंकियों से संपर्क साधा जा रहा था, तो एक बड़ा प्रहार किया। और आने वाले समय में भी कह सकते हैं लालचंद, इस तरह के डिजिटल स्ट्राइक जारी रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए थे, और खास तौर पर सुधाकर ने एक शब्द का प्रयोग किया कि डिजिटल स्ट्राइक। ये डिजिटल स्ट्राइक ही है सर्जिकल स्ट्राइक की तरह।
और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर इसी वक्त हम लेकर हाजिर होंगे इस वक्त। और इस बीच में डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देख रहे हैं।